हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन करेंगे। सुल्तान इल्तुतमिश, जिसका समय है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दौश नासिरुद्दीन कुवाचा को न केवल समाप्त किया अपितु भारत के तुर्की राज्य को संगठित किया, उसे मंगोल आक्रमणों से बचाया, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप उसने दिल्ली को वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहले हम इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि इल्तुतमिश कौन था। इल्तुतमिश का जो पिता था वो था आलम खान। वो इलवारी तुर्कों का सरदार था। वह इल्तुतमिश बाल्यकाल में ही अत्यंत सुंदर था, प्रतिभावान था। इस कारण से उसके भाई उससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते थे और उन्होंने उसको व्यापारियों को बेच दिया था। तो वह एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी कई हाथों में खरीदा गया और अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे दास के रूप में खरीद लिया था। यानी कि एक गुलाम का वह गुलाम था, क्योंकि स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था और एक गुलाम के द्वारा ही वह खरीदा गया था। परंतु इल्तुतमिश अपनी योग्यता के बल पर अपने स्वामी से पहले ही दास्ता से मुक्ति पत्र प्राप्त कर चुका था। यानी कि मोहम्मद गौरी के समय में वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और मोहम्मद गौरी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था खोखरों के विरुद्ध। तो और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था कि उसको दास्ता से मुक्त कर दिया जाए, तो उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। इस प्रकार जब इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठा तो वह गुलाम नहीं था अपितु बहुत पहले ही दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर चुका था। योग्यता के बल पर इल्तुतमिश अमीर ए शिकार के पद पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नियुक्त किया गया था और बाद में वह बदायूं का सूबेदार भी बनाया गया। तो और उसके अलावा कुतुबुद्दीन उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के कुतुबुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में, तो लाहौर के तुर्की अमीरों ने पहले आराम शाह को गद्दी पर बैठाया, परंतु दिल्ली के तुर्की अमीरों ने आराम शाह को पसंद नहीं किया और उन्होंने इल्तुतमिश को गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया। इल्तुतमिश ने आमंत्रण स्वीकार किया और दिल्ली की गद्दी संभाल ली। चूँकि आराम शाह एक कमज़ोर और अयोग्य शासक था, तो ऐसी परिस्थिति में इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर जब सिंहासन ग्रहण कर लिया तो उसने आराम शाह के विरुद्ध अपनी सेना का कूच किया और तत्पश्चात उसने जूद नामक स्थान पर आराम शाह को परास्त किया, उसका वध कर दिया और दिल्ली का सुल्तान बना। इस प्रकार इल्तुतमिश प्रथम इलवारी तुर्क शासक और दिल्ली का पहला शासक था। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बना तो ऐसा नहीं था कि उसको जो राज सिंहासन प्राप्त हुआ था वह कोई बहुत ही ऐश्वर्य से युक्त था, वह बहुत ही कांटों से युक्त था। उसके सामने अनेक समस्याएं थीं जिनका सामना उसको करना था। अभी जो दिल्ली सल्तनत थी वो एक नवोदित अवस्था में थी
जगह जगह उसके सामने शत्रु मुंह बाएं खड़े हुए थे। तो उन सबका सामना करके उसने एक सुसंगठित और सुदृढ़ीकरण दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो सबसे पहले आता है कि इल्तुतमिश की कौन कौन सी समस्याएं थी। इल्तुतमिश को अनेक आंतरिक और वैदेशिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी उसकी तुर्की अमीरों का विरोध। जो तुर्की अमीर ऐसे थे जिन्होंने आराम शाह को शासक बनाया था। वो आराम शाह को पसंद करते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश शासक बने, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी नहीं था। तो दो प्रकार के प्रमुख रूप से अमीर थे। मुअज्जी, जो मोहम्मद गौरी के शासनकाल के अमीर थे, और दूसरे थे कुतुबी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के शक्तिशाली अमीर थे। तो ये जिन अमीरों ने ही इसको शासक बनने के लिए निमंत्रित किया था, वो भी इसके विरोध में आ गए थे। तो इन अमीरों का या तो विश्वास प्राप्त करना जरूरी था या इनका दमन करना जरूरी था। तो इनकी समस्या उनके सामने बहुत बड़ी थी। दूसरा था गजनी शासक ताजुद्दीन यल्दौज। गजनी का जो शासक था ताजुद्दीन यल्दौज, वो ये मानता था कि दिल्ली सल्तनत गजनी का ही पार्ट है। तो जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना, तो उसने उस शासक बनने के बाद उसको खिल्लत, छत्र आदि राजकीय चिन्ह भिजवाए और यह एहसास कराया कि तुम मेरे अधीन हो। तो प्रारंभ में इल्तुतमिश ने बिना किसी विरोध के उनको स्वीकार कर लिया, लेकिन इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से गजनी से भारतीय दिल्ली सल्तनत के संबंध विच्छेद किए जाएं। तीसरा था उसका विरोधी, जो प्रमुख समस्या थी, सिंध एवं मुल्तान का शासक नसीरुद्दीन कुवाचा। सिंध और मुल्तान का जो शासक था नसीरुद्दीन कुवाचा, उसने जो बीच में आराम शाह का शासनकाल था, उसकी परिस्थिति का फायदा उठा करके भटिंडा और कोहराम पर भी अधिकार कर लिया और सरस्वती तक आगे बढ़ आया। अब वो स्वयं दिल्ली पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा रखता था। तो इस प्रकार वह अब इस शासक से भी दिल्ली इल्तुतमिश को अपनी दिल्ली सल्तनत को बचाना था और साथ में इसका भी दमन करना था। ये भी एक प्रमुख समस्या थी इल्तुतमिश के सामने। उसके अलावा अगला था लखनौती में अली मर्दान का खलजी। जो बंगाल और बिहार है, उनको जीतने का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। लखनौती उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और अली मर्दान खलजी के नाम से उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और उसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लिया था और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो उसको भी अपने अधीन लाने का प्रमुख प्रयास इल्तुतमिश का था और उसका भी दमन करना निश्चित था। उसके अलावा अगला था राजपूत शासकों का विरोध। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की गई थी, वो राजपूत शासकों को परास्त करके की गई थी। राजपूत शासकों ने प्रारंभ में पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय और मोहम्मद गौरी के समय दिल्ली सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जैसे ही ये बीच की एक साल की स्थिति, जो असमंजस की स्थिति और अयोग्य शासक वाली स्थिति जो पैदा हुई थी, उसमें राजपूत शासक स्वतंत्र हो गए थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को कर भेजना भी बंद कर दिया था। जालौर, रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर, दोआब आदि सब स्वतंत्र हो चुके थे और लगातार यह तुर्कों का प्रतिरोध कर रहे थे, क्योंकि ये इनको विदेशी मानते थे और ये मानते थे कि इनका प्रतिरोध करके इनको भारत से किसी प्रकार से बाहर निकाला जाए। तो इन राजपूत शासकों का जो विरोध था, उसका सामना और इनको वापस अपने अधीन लाने का कार्य भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। इन सबके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ी समस्या थी मंगोल आक्रमण का खतरा। इस समय मंगोल शासक था चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया में एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और मध्य एशिया में चंगेज खां ने
ख्वारिज्म के साथ जलालुद्दीन मंगवन्नी पर आक्रमण कर दिया था और जलालुद्दीन मंगवन्नी भारत की ओर भाग आया था। तो भारत की उत्तर पश्चिम सीमा की ओर वह पहुंच गया था और उसने इल्तुतमिश से सहायता की प्रार्थना की थी। तो ऐसे समय में अगर वह जलालुद्दीन मंगवन्नी की सहायता करता तो वह चंगेज खां का कोपभाजक बनता और चंगेज खां को सीधा सीधा निमंत्रण देता कि वह दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे। तो इस मंगोल आक्रमण के विरुद्ध किस तरह से इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता की नीति का पालन किया और मंगोल आक्रमण के खतरे को किस तरह से समाप्त किया, ये इल्तुतमिश की एक बहुत बड़ी दूरदर्शितापूर्ण नीति थी। तो ये सारी जो प्रमुख समस्याएं इल्तुतमिश के को जो मिली थी जय शासक बनते ही, उन सबका उसने बहुत ही बखूबी से सामना किया और अपने 26 वर्ष के शासन काल में इन न केवल समस्याओं का सामना किया अपितु दिल्ली सल्तनत को भी एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो अब आता है कि जो उसका प्रमुख शासन काल था 1211 से 1236 ईस्वी का शासनकाल। इस शासनकाल को हम उसके कार्यों और उपलब्धियों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो पहला चरण है 1211 से 1227 ईस्वी तक का समय और दूसरा चरण है, ये सब अध्ययन की दृष्टि से हमने इसको दो भागों में बांटा है, और दूसरा चरण है 1228 से 1236 ईस्वी तक का समय। पहला जो चरण है, प्रथम चरण 1211 से 1227 ईस्वी तक का समय। इस पहले चरण में इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का दमन किया। मैंने आपको भी सारी समस्याएं बताई, सारे विरोधी बताए थे कि कौन कौन उसके विरोधी थे, उन सब का दमन किया तथा मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना किया। यानी कि जो उसकी समस्याएं थी उन सब का उसने अपने साहस से, अपनी योग्यता से, अपनी दूरदर्शिता की नीति से उन सब का सामना किया या उन सब का समापन किया। और दूसरा चरण है 1228 से 1236 ईस्वी तक का। दूसरे चरण में उसने सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया, यानी कि उसको प्रशासनिक रूप से दिल्ली सल्तनत को उसने मजबूत बनाया। उसने इस चरण के अंतर्गत प्रशासनिक कार्य किए और दिल्ली सल्तनत को एक ठोस आधार प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्योंकि 4 वर्ष का समय था, उसने दिल्ली सल्तनत का कोई भी ठोस आधार या प्रशासनिक कार्य प्रदान नहीं किए थे। ना ही वह दास्ता से मुक्ति पत्र भी प्राप्त कर पाया था, ना ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इस कारण से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन के स्थान पर इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने न केवल समस्याओं का समाधान किया अपितु उसने दिल्ली सल्तनत को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों द्वारा एक रूप और संरचना प्रदान की। तो दूसरे जो चरण है उसके अंतर्गत उसने अब चालीसा का गठन किया, जिसे तुर्कानी चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया, मुद्रा व्यवस्था उसने लागू की, नए प्रकार के मुद्राएं चालू की। उसके अलावा खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू किया और उत्तराधिकार का नियम भी उसने, अपना उत्तराधिकार भी उसने नियुक्त किया। तो इस प्रकार इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए अपने शासनकाल के दौरान। तो मैं अब आपको जो अगला वीडियो उसके अंतर्गत उसके इल्तुतमिश के कार्यों और उपलब्धियों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।